एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। यह प्रैक्टिस सेट आर आगोर एक स्टैंडर्ड बुक है, उनसे कराने जा रहा हूँ और बिहार अमीन में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए? कह रहा है कि द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। तो इससे पहले आप लोगों को थ्योरी में भी बताया गया था कि मोस्ट रिलायबल एस्टिमेशन किसको बोलते हैं। तो याद रखना है किसको बोलते हैं, डिटेल एस्टिमेशन को हम लोग मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन में कौन सा काम को हम लोग इंक्लूडेड नहीं करते हैं। तो बताइए इनमें से क्या होगा। तो हम लोग कॉन्ट्री यार्ड को क्या करते हैं, इंक्लूडेड नहीं करते हैं। और वॉल थिकनेस, वरांडा एरिया, रूम एरिया और डब्ल्यूसी एरिया हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन में हम लोग इसको इंक्लूडेड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल द रिवाइज एस्टिमेशन इज प्रिपेयर्ड इफ सेंसन एस्टिमेट। अब देखिए इससे पहले आप लोगों को दो एस्टिमेट बताया गया था, एक सेंसन एस्टिमेट बताया गया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आप लोगों को 10% बताया गया था कि 10% से ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और सेंसन एस्टिमेशन से कितना 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो आप लोगों को फिर से रिवाइज एस्टिमेशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेशन। बताइए कि जब हम लोग डिटेल एस्टिमेशन प्रिपेयर करेंगे तो इसका मेन फैक्टर क्या होगा, क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए डिटेल एस्टिमेशन के लिए क्या क्या। देखिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए, और मटेरियल जो है अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, लोकेशन ऑफ साइट एंड लोकल लेबर चार्ज। ये सब कुछ आप लोग को डिटेल एस्टिमेशन में आप लोग को चार्ट के थ्रू आप लोग को सब कुछ दर्शाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग के पास अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी हम लोग के पास है, जो लोकेशन है, लेबर चार्ज, हर कुछ आप लोग को डिटेल एस्टिमेशन में आप लोगों को एक चार्ट दिया जाता है, जिसमें आइटम चार्ट और जो कॉस्ट चार्ज होता है वो दोनों के लिए आप लोग को प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें टोटल चीज़ ज़रूरत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताइए, तो क्या पहला क्या है, ऑप्शन ए में द इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ ए मिसलेनियस कैरेक्टर विच कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेशन इज कंटीजेंस। तो बात सही है। कंटीजेंसी आप लोग को बताया था 3 से 5% हम लोग लेते हैं। टोटल जितना भी आप लोग को काम होता है उसका परसेंटेज 3 से 5% लेते हैं। तो कंटीजेंसी का मतलब ही होता है कि जो इमरजेंसी पर्पस में जो भी काम हम लोग साइट पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद ऑप्शन बी क्या है, एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ इंगेज एट वर्क साइट इज कॉल्ड वर्क चार्ज एस्टिमेट। आप लोग को बोला गया था वर्क चार्ज एस्टिमेट क्या होता है, 1.5 से 2% होता है। उसमें यही होता है कि जो भी सुपरवाइजिंग हो गया, स्टाफ हो गया, उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1.5 से 2%। तो मैं कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है डिटेल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल टू बी यूज फॉर ए पार्टिकुलर आइटम। तो एक आइटम के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि आइटम के अंतर्गत आप लोगों को जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ को डिटेल रूप से स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। तो कहने का ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी में क्या है, द कॉस्ट पर यूनिट एट विच द आर्टिकल कैन बी प्रोस्यूड फ्रॉम द ओपन मार्केट एट द गिवन टाइम इज कॉल्ड मार्केट रेट। बात सही है कि मार्केट रेट पे जो भी आप आर्टिकल दिया गया उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रेट। कहने का ऑप्शन ई। तो क्या ऑप्शन ई में क्या, ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जितना भी स्टेटमेंट है चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स द सब हेड्स ऑफ द एस्टिमेट्स आर। बताइए कि जब हम लोग किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका सब हेड एस्टिमेशन क्या क्या होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सब हेड एस्टिमेशन करने का मतलब आप लोग उसमें किस किस चीज़ का एस्टिमेशन कीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग कोई भी बिल्डिंग बनाइएगा तो क्या होगा, अर्थ वर्क करेंगे, खुदाई करेंगे ज़मीन का, उसमें कंक्रीटिंग वर्क करेंगे, ब्रिक भी काम करेंगे। तो कहने के बाद ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है ब्रिक वर्क करेंगे, स्टोन वर्क करेंगे, रूफिंग, ये भी सही है। कह रहा है ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग, वुड वर्क
NST ये भी करेंगे जब भी हम लोग घर बनाएंगे। टोटल आप लोग को सब हिट एस्टिमेशन करना पड़ेगा, मतलब छोटा छोटा चीज़ जितना भी चीज़ यूज हो रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए हर एक चीज़ का हम लोग क्या करेंगे एस्टिमेशन करना पड़ेगा। प्लास्टरिंग ऑफ पॉइंटिंग, फिनिशिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटरी वर्क, ये सब जितना भी चीज़ है सब कुछ आप लोग को एस्टिमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिटेल एस्टिमेशन में हर एक चीज़ एस्टिमेशन को जितना भी आइटम है एक इंडिविजुअल आइटम को हम लोग क्या करते हैं उसका एस्टिमेट करते हैं। कहने वाला ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक अप द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट फ्लोइंग। सबसे पहले कि इसमें करा है इनकोरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो बताइए इनमें से क्या होगा। तो क्या होगा इसका, देखिए पहला तो ऑप्शन क्या है कि द बिल्डअप कवर एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया का ही डेफिनेशन यही होता है कि बिल्डअप कवर एरिया फ्रॉम द एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का किसी भी स्टोरी का बिल्डिंग क्या होता है बिल्डअप कवर एरिया को हम लोग प्लिंथ एरिया बोलते हैं। ऑप्शन उसके बाद क्या है, कह रहा है कि द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ ए रूम ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया। कारपेट का मतलब ये होता है कारपेंटिंग, जब भी हम लोग कारपेंटिंग करते हैं जहाँ यूजेबल होता है, कहने का मतलब जो बिल्डिंग में वो और यूजेबल एरिया है उसको हम लोग कारपेट एरिया, ये भी सही है कहने वाला। डी में सी में क्या है, द कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग अलॉन्ग विथ एरिया ऑफ इट्स किचन, पेंट्री, स्टोरी, लेबोरेटरी, बाथरूम एंड ग्लेंस बरांडा इज कॉल्ड फ्लोर एरिया। कहने का मतलब ये भी आप लोग का क्या है कि जो सही है। कहने वाला ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, कहने वाला इनमें से जो भी सी ए बी सी तीनों क्या है स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इंक्लूड्स। बताइए कि प्लिंथ एरिया में कौन, जो बिल्डिंग का कोई प्लिंथ एरिया होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो बताइए इसमें क्या होगा। देखियो एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल, ये आप लोगों को क्या होता है कि इंक्लूडेड नहीं होता है। एरिया ऑफ स्टेयर कवर, ये भी आप लोग को इंक्लूडेड नहीं होता है। इंटीरियर शाफ्ट सैनिटरी, ये भी इंक्लूडेड नहीं। लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडेड, लैंडिंग ये भी कवर नहीं। क्या होता है एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च, ये क्या होता है प्लिंथ एरिया बिल्डिंग में इंक्लूड्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है क्या द कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया। कारपेट एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, बताइए क्या होगा। कहने कारपेटिंग एरिया में क्या होता है कि कोई भी चीज़, कहने का मतलब स्पेस, हम लोग को प्योर स्पेस चाहिए, तो कारपेटिंग एरिया में कोई भी डोर, ओपनिंग, बरांडा, कॉरिडोर, पासेज, बाथरूम, लेबोरेटरी, किचन, पेंट्री, ये सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ऑल ऑफ द एबव, जो भी चीज़ें ऊपर में दिया गया कोई भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए कारपेट एरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है क्या द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकोनी अप टू। बताइए कि फ्लोर एरिया में हम लोग जो कितना परसेंटेज हम लोग बालकोनी इंक्लूड्स कर सकते हैं, तो क्या होगा जब, अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है, कहने का मतलब अगर यहाँ तो नहीं दिया गया शेडेड है ऊपर में, अगर शेडेड रहता है तो 100% हम लोग लेते हैं। अगर यहाँ तो नहीं दिया है कि शेडेड है कि नहीं है, तो हम लोग कितना लेंगे 50% लेंगे। कितना लेंगे, जब भी क्वेश्चन में दे दिए कि शेडेड है तो हम लोग 100% लेंगे बालकोनी को, अगर क्वेश्चन में दिया ना रहे कि शेडेड नहीं है तो 50% हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। तो इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द वर्क इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कंटीजेंसी एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिश टूल एंड प्लांट इज कॉल्ड वर्क वैल्यू, सही है। कहने का द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व टू कंप्लीट द वर्क इंक्लूड इंसिडेंशियल एस्टिमेशन ट्रेवलिंग चार्ज इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट, ये भी सही है। कह रहा है द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर इंक्वायरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये भी सही है। कहने में द ऑर्डर ऑफ कंप्लीमेंट अथॉरिटी सेंशन प्रॉपरली डिटेल एस्टिमेशन, प्रॉपरली डिटेल किसके लिए होता है टेक्निकल सेक्शन के लिए, ये भी सही। कहने में ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट जो है मेरा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वाइल एस्टिमेटिंग द क्वालिटीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द करेक्ट मेट्रिक यूनिट। जब भी हम लोग किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो क्वालिटीज होता है उसका मेट्रिक यूनिट किस किस में रखते हैं, तो अब बताइए क्या होगा। क्या होगा, जब भी हम लोग लेंथ लेते हैं मीटर में यूज़ करते हैं, जो भी एरिया होता है हम लोग का तो क्या होता है क्यूबिक मीटर में हम लोग लेते हैं। जब भी स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम, किलोग्राम फॉर वेट एंड लीटर फॉर कैपेसिटी, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर एफ होगा। बट यहाँ जो होगा ना क्यूबिक मीटर जो हम लोग, इसमें यहाँ वॉल्यूम होगा। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए,
क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लेते हैं और स्क्वायर मीटर हम लोग एरिया के लिए लेते हैं। ये चीज़ आप, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि मीटर फॉर लेंथ एंड लीटर फॉर कैपेसिटी एंड किलोग्राम फॉर वेट, तो कहने में 3 ऑप्शन सही है, बट यहाँ दिया ऑल ऑफ द एबव। उसके ऑल ऑफ द एबव के लिए क्या होगा, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के होना चाहिए और स्क्वायर मीटर एरिया के लिए होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर एफ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो क्या होता है मॉड्यूलर साइज, देखिए यहाँ 2-3 चीज़ होगा। एक्चुअल मॉड्यूलर साइज, यहाँ पूछा एक्चुअल मॉड्यूलर साइज का क्या होगा, तो क्या होगा 19 × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग को एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स होता है, 90 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है क्या, द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन। तो बताइए किसी भी बुकिंग का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो बताइए क्या होगा इसका, आप लोग क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा। ये तो ऑटोमेटिक है क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे किसी भी डायमेंशन के लिए, तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मतलब मीटर क्यूब इन केस ऑफ, बताइए इनमें से किसका हम लोग जब भी रेट, मान लीजिए रेट किसी भी मटेरियल का अगर हम रेट प्रोवाइड करेंगे तो वह मीटर क्यूब में होगा कि ना, मीटर क्यूबिक। अगर 100 मीटर क्यूबिक है तो किस केस में हम लोग इसका रेट जो है ना मीटर क्यूबिक में लेते हैं, तो बताइए 15 का क्या होगा ऑप्शन। तो क्या होगा, देखिए जब भी हम लोग अर्थ वर्क एक्सकेवेशन करेंगे तो हम लोग हमेशा मीटर क्यूब में उसको मेजर करेंगे और मीटर क्यूब में मेजर करने के बाद उसका हम लोग रेट प्रोवाइडेड करेंगे। और रॉक कटिंग करेंगे वो भी हम लोग को मीटर क्यूब में ही रहना चाहिए। एक्सकेवेशन, किसी भी चीज़ का एक्सकेवेशन करेंगे, फिलिंग करेंगे, वो चीज़ जितना भी अर्थक्वेक सब हम लोग क्या होता है मीटर क्यूब में हम लोग इसको मेजर करते हैं और उसका हम लोग रेट उसी से प्रोवाइड करते हैं। तो कहने वाला ऑप्शन नंबर ई सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रिक वर्क इज़ नॉट मेजर इन क्यूबिक। कौन ऐसा ब्रिक वर्क होता है जो हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते हैं, इन केस ऑफ, बताइए कौन सा इसमें से मतलब ब्रिक वर्क है जिसको हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते हैं। तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, हाफ ब्रिक वॉल में हम लोग क्या करते हैं, जो होता है ना क्यूबिक मीटर में नहीं करते, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं। और इसके अलावा 1 और मोर देन 1 ब्रिक होता है उसको हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। ब्रिक वर्क इन आर्चेज, इसमें भी हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। रेनफोर्समेंट ब्रिक, ये भी हम लोग मीटर क्यूब में ही मेजर करते हैं, बट हाफ ब्रिक वॉल को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द ब्रिक वर्क इज मेजर इन स्क्वायर मीटर। बताइए कौन सा ऐसा ब्रिक वर्क है जिसका मेजर हम लोग करते हैं स्क्वायर मीटर में, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। आप लोग किसी किसी चीज़ का आंसर देते रहिए। देखिए क्या क्या है, ब्रिक वर्क में 2-3 चीज़ होता है जिसका हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। एक तो हनी कम ब्रिक वर्क होगा, उसका हम लोग भी करते हैं स्क्वायर मीटर में। एक ब्रिक फ्लैटिंग, जो फ्लैट सोलिंग होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस मेजर नहीं करते हैं, उसको सिर्फ एरिया लेते हैं। ब्रिक वर्क उसका फ्लैटिंग के लिए, हाफ ब्रिक वॉल और पार्टीशन वॉल उसका भी हम लोग स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर। तो कौन सा ऐसा है जिसका हम लोग मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में करते हैं, बताइए स्क्वायर मीटर में करते हैं तो कौन सा होगा। देखिए जैसे सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये तो आप लोग क्या करते हैं मीटर क्यूब में करते हैं इसको। आरसीसी जो होता है इसका भी हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं, या तो मीटर आरसीसी स्ट्रक्चर को मीटर क्यूब में करते हैं। हॉलो कंक्रीट जो ब्लॉक होता है इसका भी हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। कंक्रीट फेंसिंग पोस्ट, इसका भी हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। करने वाला नन ऑफ द एबव जो हम लोग का होगा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर। कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जिसका स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं करते हैं। इससे पहले आप लोग को पता चल गया, जैसे डीपीसी हो गया, ये भी हम लोग क्या करते हैं मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या क्या चीज़ नहीं करते, इसमें क्या है नोट। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से कि नोट कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका हम मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में नहीं करते हैं। तो क्या देखिए, इसका फॉर्म वर्क है, इसका भी हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं। इसके कंक्रीट जाफरी, इसका भी हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं, बट आरसीसी छज्जा जो होता है इसको हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। कहने वाला ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है क्या द मेजरमेंट इज मेड फॉर स्टोन वर्क इन स्क्वायर मीटर। तो बताइए स्टोन वर्क का मेजरमेंट किससे करते हैं, तो बताइए जो स्टोन वर्क होता है उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए स्टोन वर्क के मेजरमेंट के लिए वॉल फेसिंग इससे भी कर सकते हैं, और ड्रेस
स्टोन इन छज्जा, इससे भी कर सकते। कहने का ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर फ्लोइंग। बताइए कि किसका मेजरमेंट हम लोग पर क्विंटल में करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब हम लोग आरसीसी का जितना भी काम करते हैं, जो आरसीसी रेनफोर्समेंट लेते हैं, जो आरसीसी वर्क में हम लोग रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग क्विंटल में होता है। इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्विंटल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बैस का। द एरिया इज मेजर कोरेक्टेड टू नियरेस्ट। बताइए एरिया का मेजर इसका कितना दशमलव के बाद। तो आप लोग को पता होना चाहिए लेंथ, एरिया और मीटर क्यूब, वॉल्यूम, तीन चीज़ का मैं आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं कि इसका पूरा आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया गया है। तो क्या होता है एरिया का मेजर जो करेक्ट कितना में करते हैं, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो बताइए इसका क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए 0.01 मीटर स्क्वायर में करते हैं। लेंथ का भी वही होगा, एरिया का तो यही होगा ही, और वॉल्यूम का भी यही होगा। बट इसमें जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा, जहाँ लेंथ है वहाँ मीटर हो जाएगा। लेकिन बट सबका भी उतना ही नियरेस्ट लेते हैं, 0.01 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा था वॉल्यूम इज मेजर कोरेक्ट द नियरेस्ट। देखिए यहाँ भी वही आ गया, तो वॉल्यूम को क्या होगा, तो 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि द वेट ऑफ एन आइटम इज मेजर कोरेक्ट नियरेस्ट। तो वेट का मेजर हम लोग कितना में करते हैं, 1 kg में करते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास में बता दिया हूँ, और जो भी बच्चे थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या है। कह रहा है पिकअप द कोरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग बताइए, आप लोग भी आंसर दीजिए। देखिए जितना भी बच्चे लाइव अगर टेस्ट दे रहे हैं तो वो लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी मज़ा आएगा आंसर हम लोग को कुछ डिस्कशन करने में। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा के जितना भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है बिहार अमीन के लिए। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट होगा डिप्लोमा होल्डर, हर एक फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को हमको पढ़ाने में भी मोटिवेशन आए। 25 का बताइए क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ब्रिक आर पेड। जब भी हम लोग ब्रिक, अभी अगर गांव में देखे होंगे कि ब्रिक जब भी हम लोग पेड करते हैं रुपया, तो 1000 में कितना रुपया लगता है उस पर हम लोग मेजर करते हैं। सीमेंट का भी हम लोग पेड करते हैं तो 50 kg के एक बैग सीमेंट हम लोग, एक बैग सीमेंट का वही 450 रुपया, जो 350 रेट है उस पर हम लोग करते हैं। लाइम जो होता है ना, उसका हम लोग क्विंटल पे करते हैं। ब्रिक्स एग्रीगेट्स इज पेड फॉर पर क्यूबिक मीटर। कहने का मतलब ब्रिक का जो एग्रीगेट होता है उसको मीटर क्यूब में हम लोग करते हैं। कहने का ऑप्शन नंबर ई सही है। कहने का जितना भी स्टेटमेंट दिया है इससे ऊपर मेरा सब स्टेटमेंट सही है। 26 का क्या है। कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेशन। जब भी आप लोग डिटेल एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सा मेजरमेंट करेक्ट होगा। कहने में देखिए इसमें देखिए कि कह रहा है डायमेंशन जो होना चाहिए 0.01 मीटर, अब टू इतना तक मेजर कर सकते हैं। कह रहा है एरिया हम लोग को 0.01 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, और वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब कर सकते हैं। कहने वाला ऑप्शन नंबर डी, हम लोग डिटेल एस्टिमेशन करते हैं तो इतना तक हम लोग का क्या होता है कि अगर आप लोग का एरिया इतना 0.01 के बाद आप लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो आप लोग तीनों क्या है स्टेटमेंट मेरा सही है। तो थ्योरी में हर कुछ आप लोग को बताया गया, आप लोग थ्योरी एक बार जाके पढ़ लीजिए, ईजी लगेगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 27। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रलाइजिंग मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 27 का। तो कहने का मतलब कह रहा है कि जो इसमें से देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आइटम गिव्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम। सही है। कहने सेंटर लाइन इज वर्क आउट सेपरेटली फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल ऑफ ए बिल्डिंग। ये भी सही है। सेंटर लाइन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय हाफ ऑफ द लेयर मेन वॉल ज्वाइनिंग द पार्टीशन वॉल। ये भी सही। होने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 का। द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली एडोप्टेड। किसके द्वारा एडोप्टेड किया गया है सबसे स्पेशली, बताइए क्या होगा। सर्कुलर बिल्डिंग इसके लिए भी एडोप्टेड किया गया है, हेक्सागोनल के लिए भी किया है, ऑक्टागोनल के लिए भी है, अदर ज्योमेट्रिक शेप जितना भी है सब के लिए सेंटर लाइन मेथड एडोप्टेड किया गया है। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ए लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन। जब भी आप लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं एक लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होता है। द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड। तो बताइए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसके किसके बीच का होता है। तो बात याद रखना है कि जब भी आप लोग मेजर करते हैं तो क्या होता है, हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड। कहने का मतलब जब भी हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेजर का एस्टिमेशन करते हैं मेथड का, तो उसमें हम लोग का हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, हम लोग जो भी डिस्टेंस का मेजर करते हैं हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड के हाफ ब्रिक ऑफ वॉल का हम लोग मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। जो इस दिया हुआ है फिगर, इसमें से हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए क्या होगा। देखिए क्या करा है, द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ 4 वॉल इज 20 मीटर। कहने का मतलब सेंटर लाइन चारों वॉल का लेंथ कितना होना चाहिए मेरा, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। अब यहाँ देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों का आप लोग जोड़िए, कह रहा है टोटल लेंथ कितना होगा। तो क्या हो गया 6 4 10 10 8 8 16 11.6। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग मेजर करना पड़ेगा, ये मेजर यहाँ से यहाँ होगा, और कह रहा है क्या सेंटर टू सेंटर, फिर यहाँ सेंटर टू सेंटर आप लोग को मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर कीजिएगा ना तो आप लोग को 20 मीटर होगा। और लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट क्या होगा 6.8 मीटर होगा। और लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल का लेंथ क्या होगा। जब भी आप लोग दो चीज़ याद रखिएगा, एक सबसे बड़ी यह बात है कि एक लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल जो मेथड होता है उसमें एक साइड की, जैसे अगर लॉन्ग वॉल का हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, तो जैसे लॉन्ग वॉल है इसका अगर एक्सट्रीम पोजीशन लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो शॉर्ट वॉल में क्या होगा इसका इंटरनल हम लोग लेंगे। तो इंटरनल लेंगे, यहाँ 80 दिया हुआ 0.8, यहाँ भी 0.8, कहने का मतलब इसका 3.2 मीटर हो जाएगा। मतलब तो सही दिया गया है कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट कितना है 6.8 मीटर है लॉन्ग वॉल का, ठीक है। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन टू इन कितना 3.2 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए स्टील रोड ऑफ ए डायमीटर इज 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बोन स्ट्रेस इज 6 kg पर मीटर स्क्वायर, द रिक्वायर्ड बोन लेंथ ऑफ द बीम। तो बोन लेंथ इसका क्या होगा बताइए। तो याद रखना है कि आप लोग को जब भी आप लोग को बोन स्ट्रेस एंड डायमीटर दिया हो तो उसका बॉन्ड क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट है। 31 का आप लोग बताइए क्या होगा, जितना भी बच्चे हैं 31 आप लोग बताइए क्या होगा। तो याद रखना है 31 का क्या होता है 59D होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 32 का। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा 32 का। तो क्या है कि द बेंड अप बार एट ए सपोर्ट रेसिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। बात सही है कि जो भी आप लोग बेंड अप बार होता है सपोर्ट पे हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट करता है। कह रहा है बेंड अप बार एट सपोर्ट रेसिस्ट द शियर फोर्स। सही है, शियर फोर्स आप लोग को सपोर्ट रेसिस्ट करता है। कह रहा है बेंडिंग बार ऑफ नियरेस्ट सपोर्ट जनरली 45 डिग्री। ये भी सही है आप लोग का, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ ए क्रैंक बार थ्रू ए डिस्टेंस डी एट 45 डिग्री इन केस ऑफ बीम इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी डिस्टेंस आप लोग को दिया रहेगा और हम लोग को टोटल क्रैंक लेंथ पता करना है, तो आप लोग पता कैसे कीजिएगा। याद रखना है कि आप लोग को कि क्या होता है जो टोटल इफेक्टिव लेंथ एल होता है, और आप लोग क्या करें क्रैंक बार, और 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो बार जो क्रैंक करते हैं ना, ये 45 अगर मान लीजिए 45 डिग्री है इसके लिए, तो क्रैंक लेंथ कितना होता है 0.42D होता है। याद रखिएगा क्रैंक लेंथ कितना होता है 45 डिग्री के लिए 0.42D होता है। और हम लोग क्या है दोनों तरफ हम लोग को लेंथ हम लोग को इंक्लूडेड है, तो क्या होगा L+2 × 0.42D हो जाएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 34। कह रहा है वाइल एस्टिमेटिंग ए रेनफोर्समेंट सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ ए कंक्रीट इज एज्यूम्ड। बताइए 34 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि जितना भी ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी ऑप्शन तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है तो डीपी डैम प्रूफ कोर्स का हम लोग कैसे मेजर करते हैं। याद रखना डैम प्रूफ कोर्स का हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ ए वर्क डिपेंड ऑन।
तो आइटम का रेट किस पे डिपेंड करता है, बताइए 36 का आंसर क्या होगा। याद रखना है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क इस पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शन ऑफ मोटर पे भी डिपेंड करता है, और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मेथड, वो उस पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 37 एक्सपेक्टेड आउट टर्न आउट ब्रिक्स वर्क इन सीमेंट मोटर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेसन। आप लोग को एक मेसन के बारे में कुछ कम से कम 10 से 15 होगा, तो बता रहे हैं, कह रहा है क्या कि जो इसका कितना होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 37 का। तो क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न होता है किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेड कितना टर्न आउट। कहने का मतलब जो कोई भी काम कर रहा है तो एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है एक दिन में। जैसे अब यहाँ क्या किस में पूछ रहा है, कह रहा है कि सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेसन पर डे। कहने का मतलब एक आदमी एक दिन में कितना मीटर क्यूब काम कर सकता है। तो बताइए क्या होगा 37 का। तो आप लोग याद रखना है कि जब भी सीमेंट मोटार का होगा तो 1.25 मीटर क्यूब काम एक आदमी पर डे कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आउट टर्न कर रहा है किसके लिए, हाफ ब्रिक पार्टीशन वाल के लिए। अगर हाफ ब्रिक पार्टीशन वाल का हमको कोई भी काम करवाना है तो कोई भी मेसन जो काम करने वाला होगा एक दिन में कितना काम करेगा, बताइए 38 का क्या होगा। तो याद रखना है 38 का आंसर क्या होगा, तो 5 मीटर स्क्वायर होगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि जब भी हाफ ब्रिक पार्टीशन वाल का हम लोग काम करते हैं कोई भी मेसन के द्वारा किया जाता है एक दिन में, तो 5 मीटर स्क्वायर काम किया जाता है। तो आप लोग को पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इसमें भी वही कह रहा है कि जब भी हम लोग सीमेंट कंक्रीट का काम करेंगे और कौन सा इसका रेशियो 1:2:4 का काम करेंगे, तो कोई भी मेसन एक दिन में कितना काम करेगा, बताइए 39 का क्या आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 39 क्या होगा, इसमें भी 5 मीटर क्यूब काम करता है। चलिए 40 का आंसर क्या होगा। ये सब जो मैं आप लोगों को 37 से कम आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि टर्न आउट कितना, कोई भी मजदूर एक दिन में कितना काम करता है, ये चीज़ हमेशा एक नई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें क्या है कि टर्न आउट कर रहा है कि 12 mm प्लास्टिंग विथ सीमेंट मोटार। मान लें कि 12 mm का हम लोग प्लास्टिंग करें सीमेंट मोटार के साथ, तो कोई भी कितना टर्न आउट होगा। तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि 8 स्क्वायर मीटर होता है। चलिए 41 का देखते हैं क्या है। इसमें भी कह रहा है टर्न आउट कितना है, कि कह रहा है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग कर रहे हैं, मतलब अगर 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ कोई भी सीमेंट कंक्रीटिंग फ्लोरिंग कर रहे हैं तो कोई भी मेसन पर डे कितना काम करेगा। तो बताइए 41 का आंसर क्या होगा आप लोग। तो याद रखना है कितना 7.5 स्क्वायर मीटर काम करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो मान लीजिए कोई अर्थवर्क काम कर रहा है, मान लीजिए कोई अर्थवर्क खुदाई कर रहा है, एक्सकेवेशन का काम कर रहा है, तो ऑर्डिनरी सॉइल दो चीज़ होता है, एक ऑर्डिनरी सॉइल पर मजदूर। कहने का मतलब एक मजदूर एक दिन में ऑर्डिनरी सॉइल का एक्सकेवेशन कितना कर सकता है। तो याद रखना है कि आप लोगों को 3 मीटर क्यूब कर सकता है कोई भी। ये चीज़ आप लोग याद रखना है कौन सा सॉइल है। अगर ऑर्डिनरी काम है तो कितना काम करेगा, 3 मीटर क्यूब करेगा काम, जब भी वर्क एक्सकेवेशन का होगा। मतलब आप जब भी खुदाई करेंगे ऑर्डिनरी सॉइल का, तो कोई भी एक मजदूर एक दिन में मात्र 3 मीटर क्यूब काम कर सकता है मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। 43 का आप लोग बताइए। तो याद रखना है कि जो ऑल पाइप एंड फिटिंग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर, सही है। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द पाइप इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ इंटरनल बोर, ये भी सही है। कह रहा है ऑल पाइप्स आर मेजर अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप इन मीटर, ये भी सही है। कह रहा है कि लीड जॉइंट आर इनमर्ज्ड सेपरेटली, ये भी सही। करने वाला ऑप्शन नंबर डी, ई आंसर सही है, सॉरी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44। कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। जब भी हम लोग वाटर सप्लाई करें उसके किस केस में हम लोग का करेक्ट आंसर है, तो बताइए क्या होगा। कह रहा है पाइप लेड इन ट्रेंच एंड पाइप फिक्स टू वॉल आर मेजर सेपरेटली, सही है। कह रहा है कि कटिंग थ्रू वॉल एंड फ्लोर आर इंक्लूड विथ द आइटम, ये भी सही है कि इंक्लूड करता है। द पाइप आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी, ये भी सही है कि पाइप अपना क्लासीफाई साइज और क्वालिटी के थ्रू करता है। कह रहा है कि इन लेइंग पाइप्स द मेथड ऑफ ज्वाइंटिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड, तो कहने का मतलब स्पेशली स्पेसिफाइड है। ये भी क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ई सही है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए 45 क्या है। कह रहा है कि साइज
कैपेसिटी एंड मटेरियल्स नीड बी स्पेसिफाइड फॉर। बताइए कि साइज, कैपेसिटी और मटेरियल किसके लिए जो स्पेसिफाइड ज़रूरत पड़ता है। बताइए 45 का आंसर क्या होगा। किसके लिए करता है? बीव कॉक्स के लिए करता है, स्टॉप कॉक्स के लिए करता है, फिर रूल्स के लिए करता है, बॉल वॉल्व्स के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ई आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसी तरह से आप लोगों को बताना है कि 46 इन केस ऑफ लेइंग गलीज, सिफोन्स, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स द कोस्ट इंक्लूड। बताइए कॉस्ट किस में इंक्लूड होता है? क्या होगा? बेड कंक्रीटिंग में भी इंक्लूड होता है, सेटिंग एंड लेइंग में भी इंक्लूड, कनेक्शन टू ड्रेन इसमें भी इंक्लूड है। मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज होगा। 47 का बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फ्लोइंग सैनिटरी फिटिंग। बताइए किस सैनिटरी फिटिंग के लिए स्पेसिफाइड है। तो 47 का आंसर क्या होगा? तो याद रखना है कि वाटर क्लोसेट के लिए भी होता है, फ्लशिंग पाइप्स के लिए भी होता है, लेवलेटरीज बेसिन के लिए होता है और सिंक के लिए भी होता है। कहने ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव सही है। अब 48 का क्या है? कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फॉर द सरफेस ड्रेन ऑफ क्रॉस सेक्शन शोन इन फिगर। दिया हुआ है द टोटल लेंथ 5 मीटर और 1 मीटर का कितना दिया है? 450% क्यूबिक मीटर दिया है। 1 क्यूबिक का 450 रुपया लेता है। तो बताइए कितना होगा। तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। 48 का कुछ नहीं है, सबसे इजी है एक्सकवेशन करने का। कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें वॉल्यूम निकाल लीजिएगा और इसमें रुपया दिया हुआ है कि 5 मीटर एट द रेट ऑफ 450 रुपया पर आप लोग को क्यूबिक के लिए। तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा 48 का क्या होगा। आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिएगा कि 48 का आंसर क्या होगा। चलिए 49 का बताते हैं क्या है। कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ लीन कंक्रीट 1:4:8 फॉर द सरफेस ड्रेन मेंशन इन। जो क्वेश्चन दिया हुआ 48 में, इसके लिए हमको 1:4:8 के लिए कितना मेंशन किया गया है। तो याद रखना आप लोग को 49 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? 0.225 क्यूबिक मीटर। और इसका भी आप लोग को सरफेस एरिया निकालना है। वॉल ऑफ द 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द ड्रेन स्पेसिफाइड। जो ऊपर में जो स्पेसिफाइड दिया हुआ ड्रेन, उसका कितना आप लोगों को आंसर होगा सरफेस एरिया। तो कितना होगा 50 का? तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी 3.1 स्क्वायर मीटर होगा। और इसका भी ऑप्शन क्या होगा? 48 का 450 रुपया होगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग तीनों क्वेश्चन का हम लोग को सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि तीनों क्वेश्चन का क्या है। इसमें ये फिगर दिया गया है, ये फिगर को देख करके आप लोग समझिएगा कि वॉल्यूम निकालिएगा। वॉल्यूम निकालने के बाद आप लोग को यहाँ दिया हुआ है कि 5 मीटर लेंथ, टोटल लेंथ तो 5 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में कितना 450 पर आप लोग को रुपया लग रहा है। तो बताइएगा कि कितना मीटर क्यूब का में आप लोगों को कितना रुपया लगेगा। और ये लीन कंक्रीटिंग करने में सरफेस ड्रेनेज होने के कारण कितना क्वांटिटी लगेगा। और सरफेस एरिया मेरा 10 मीटर थिकनेस वाल है, उसके लिए मेरा कितना स्क्वायर मीटर होगा सरफेस एरिया। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कराऊंगा। जय हिंद।